पति पत्नी तो एक दूसरे का वस्त्र होते हैं ना। फिर तुमने खुद को निर्वस्त्र कैसे किया? मैं तुम्हारे कितने करीब आया ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए थी ना। फिर तुम्हारी माँ को कैसे पता चला? शौर्य सिंह के तीखे लहजे पर शिवानी का रोम रोम जल उठा। अविश्वास से अपने पति को देखा। ऐसे मत देखो शिवानी, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम्हें सिर्फ वक्त दिया था कि खुद को संभाल लो, लेकिन मेरी नरमी का तुम और तुम्हारी माँ कामिनी जी ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और मुझे तलाक का नोटिस भिजवा दिया। लेकिन तुम्हारी माँ ये नहीं जानती कि मैं शौर्य सिंह हूँ। मर जाऊँगा, मार दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जिस बात को मुद्दा बनाकर तुम अलग होना चाहती हो ना, अब उसे पूरा कर देता हूँ। आज, अभी, इसी वक्त। वो उसकी ओर आक्रामक अंदाज में बढ़ा था। अब कल अपनी माँ को जाकर बताना कि मेरे पति ने मुझे कहाँ कहाँ और कैसे कैसे छुआ। और शिवानी की सांस अटक गई थी शौर्य को अपनी तरफ बढ़ते देखकर। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल शौर्य उसके करीब आ चुका था और उसके ब्लाउज की। मामा प्लीज, क्या कह रही हैं आप? मैं ये शादी नहीं करूँगी। आप जानती भी हैं ना कितना जुनूनी और गुस्सैल इंसान है वो। मैं नहीं करती उससे शादी, आप उसे मना कर दीजिए। कैसे मना कर दूं? इकलौता वारिस है वो पूरी जायदाद का। वैसे तो इस खानदान की जायदाद की असल हकदार तो तुम ही थी शिवानी, लेकिन बाबूजी ने सब कुछ खराब कर दिया। न जाने कहाँ से उस लावारिस शौर्य को उठाकर हमारे सिंह खानदान में पनाह दे दी, और अब तो वो शौर्य को ही अपना सब कुछ मानते हैं, जैसे वो उनका अपना सगा खून हो। न जाने किसका गंदा और लावारिस खून था जिसे बाबूजी ने सर का ताज बना लिया है। वो तो सारी कानूनी कार्रवाई भी पूरी कर चुके हैं। सारी जायदाद शौर्य के नाम ही होगी। सारी जायदाद शौर्य के नाम ही होगी। अब मैं इतनी आसानी से जायदाद को छोड़ तो नहीं सकती ना। मेरी खानदानी जमीन जायदाद है ये। वो सीधे तरीके से ना सही तो टेढ़े तरीके से वो जायदाद मेरे पास ही आनी है, और उसका जरिया तुम बनोगी शिवानी। मैंने जो फैसला किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है। मुझे बाबूजी की नज़रें शुरू से ही सही नहीं लगी थी। मुझे पता था वो अपना सब कुछ इसी लावारिस शौर्य के नाम कर देंगे। इसीलिए बचपन में ही मैंने तुम्हारा रिश्ता शौर्य के साथ जोड़ दिया था, और बचपन का ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा शिवानी जब तक शादी न हो जाए। उसकी माँ कामिनी जी ने बेटी को समझाना चाहा, और शिवानी जो बहुत बेमन से हजारों बार सुनाई गई कहानी सुन रही थी, बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। उसे इस कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसकी जान तो अब अटकी थी जब उसकी शादी की बात उस खड़ूस शौर्य से चली थी। क्या मतलब मम्मा? शादी के बाद क्या होगा? सब खत्म हो जाना है। मेरी खुशियाँ, मेरे सपने, मेरी ज़िंदगी, सब कुछ ख़त्म हो जाना है। उस इंसान के गुस्से को पूरा ख़ानदान जानता है। कोई भी बात उसके मिजाज के खिलाफ हो जाए तो लाट साहब का मूड बन जाता है, और मैं सारी ज़िंदगी उसका मूड ही ठीक करती रहूँगी। हर वक्त की रोक टोक मुझसे नहीं सही जाती। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वाट रविश। और एज देखी है आपने उसकी? मुझसे पूरे 9 साल बड़ा है वो। नाना जी को क्या सूझी जो उसे मेरे मत्थे मल रहे हैं? दुनिया में और भी लड़कियां हैं, मैं ही क्यों? उस खड़ूस, बदतमीज और जालिम इंसान को झेलना मेरे बस की बात नहीं। वो बिना रुके बोले चली जा रही थी, ये जाने बिना कि कब से वो हस्ती उसके पीछे आकर खड़ी हुई थी जिसकी वो बुराइयां कर रही थी। शिवानी, रूम में जाओ, कामिनी जी ने दांत भींचते हुए कहा, क्योंकि वो कब से शौर्य सिंह को देख चुकी थी और अब आंखों के इशारे से शिवानी को रोकने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन वो शिवानी ही क्या जो एक बार बोलने पर आए और इतनी आसानी से रुक जाए। अब कामिनी जी के जोर से डांटने पर शिवानी खामोश हुई थी। मम्मा, उसने फिर से विरोध करना चाहा। शिवानी, सुना नहीं तुमने? अब की बार लहजा सख्त था। वो आंखों में आंसू लिए सीढ़ियाँ चढ़ गई, जबकि अपनी पॉकेट्स में हाथ डाले राजपूत शौर्य सिंह ठंडी नज़रों से कामिनी जी को देखता रहा। कोई काम था? वो उसके पास आते नरम लहजे में पूछने लगी। काम तो था, पर अब मुझे लगता है कुछ और फैसला लेना पड़ेगा। शायद आपकी बेटी को इस शादी से काफ़ी एतराज़ है। शौर्य के नपे तुले अंदाज पर कामिनी जी ने होंठ भींचे। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है शौर्य, मैं अपनी बेटी को हैंडल करना जानती हूँ। कामिनी जी किसी भी कीमत पर ये रिश्ता हाथ से जाने देना नहीं चाहती थीं। शौर्य से शादी मतलब करोड़ों की जायदाद का उनके हाथ में आना था, जो उनके बाप ने जज्बातों में भरकर इस लावारिस के नाम कर दी थी। शादी की डेट फिक्स हो गई है, 1 हफ्ते बाद शादी है, लेकिन आपकी बेटी का माइंड तो 7वें आसमान पर है। शौर्य की बात पर कामिनी को मिर्ची लगी। 1 हफ्ते बाद? लेकिन मुझसे तो बाबूजी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैं बता रहा हूँ ना, वो काफ़ी नहीं। अब की बार लहजा थोड़ा नागवार था। ठीक है, हो जाएगा सब, वो भी मुंह बनाकर बोली।
उम्मीद करता हूँ कोई गड़बड़ नहीं होगी। इतना कहता हुआ शौर्य जा चुका था, जबकि कामनी जी का दिमाग एक पल में ही घूमा था। बाबूजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? 1 हफ्ते के गैप पर वो शादी करवाएंगे? हद है। कामनी जी सोफे पर ढह गईं। उन्हें रह रहकर शिवानी की फिक्र हो रही थी। वो किसी सूरत भी शादी के लिए राजी नहीं थी। उसे मनाना मोर के आंसू लाने के बराबर था। क्या बात है बेटा, इतनी जल्दी किस बात की है? राजपूत दिग्विजय सिंह ने शौर्य के चेहरे की तरफ देखकर हैरानी से पूछा। जल्दी है दादाजी, क्योंकि मुझे आपकी बेटी पर भरोसा नहीं। उसका बस चले तो वो इस रिश्ते को सिरे से ख़त्म कर दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रही, आगे कर सकती है। इसीलिए मुझे लगता है अब जल्दी की ज़रूरत है। शौर्य के साफ शब्दों पर दिग्विजय सिंह ने सहमति में सिर हिला दिया। चलो, जैसा आपको सही लगे। क्या 1 माह बाद, क्या 1 हफ्ते बाद? सब इंतजाम हो जाएंगे। उन्होंने शौर्य के कंधे पर थपकी दी। वो शौर्य की किसी बात से असहमति नहीं रखते थे और इस बचपन के रिश्ते को कायम रखने की सबसे बड़ी वजह खुद शौर्य ही था, जो अपनी बचपन की मंगेतर को बिल्कुल भी छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। कामनी जी ने शिवानी को बहुत समझाया, पर शिवानी भी उनकी बेटी थी। उसने भी बहुत बवाल मचाया, यहाँ तक कि भूख हड़ताल भी कर दी, लेकिन कामनी जी ने उसकी एक न सुनी। और आज उसकी शादी का दिन था। वो शादी के जोड़े में आसमान से उतरी कोई परी मालूम हो रही थी। उसकी आंखों की उदासी उसे और भी दिलकश बना रही थी। धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। सब कुछ इतने सुकून से हो रहा था। कामनी जी के साथ साथ शौर्य भी उलझ गया था, लेकिन कामनी जी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा शायद उनके समझाने का असर उनकी बेटी पर हो चुका है, लेकिन शौर्य को कुछ ज़्यादा ही उलझन हो रही थी, शिवानी की तरफ से भी और कामनी जी की तरफ से भी, क्योंकि वो कामनी जी की नेचर को बहुत अच्छे से जानता था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी खामोशी से कामनी जी ने सब कुछ कैसे होने दिया। खैर, शौर्य सिंह भी शांत होता हुआ अपने दादाजी की ओर मुड़ा। विदाई की हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन कामनी जी घबराई हुई बाहर निकली। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। क्या हुआ कामनी, सब ठीक तो है ना? दिग्विजय सिंह ने चिंता से पूछा। बाबूजी, वो शिवानी कमरे में नहीं है। न जाने वो कहाँ चली गई है। कामनी जी की रोंदी हुई आवाज़ पर शौर्य सिंह के माथे की नसें तन गईं। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? अंदर देखो, अंदर ही होगी। नहीं है वो अंदर बाबूजी, कामनी जी रोते हुए बोली। भाग गई है या फिर भगा दी गई है? शौर्य के सख्त लहजे पर कामनी जी ने उसे एक गुस्से भरी नज़र से घूरा था। क्या बोल रहे हो तुम? मैं ऐसा क्यों करने लगी? हाय कामनी भाभी, फिर आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई क्या? कामनी जी की देवरानी ममता जी ने मुंह पर हाथ रखते हुए अफसोस से कहा। चुप रहो तुम, बीच में बोलने की जरूरत नहीं, कामनी जी ने उसे डांट दिया। लो भला, बेटी काबू में नहीं, किसी प्रेमी के साथ बस। शौर्य सिंह की खूंखार और कठोर आवाज़ गूंजी तो सब और एक पल को सन्नाटा छा गया। वो मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत, जहाँ भी होगी शौर्य सिंह उसे ढूंढ निकालेगा, और अगर अब किसी ने उसके चरित्र पर उंगली उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबकी जुबानें बंद कराता शौर्य सिंह कामनी जी की ओर मुड़ा। मेरी पत्नी कहाँ है और किस हालत में है ये तो मैं पता कर ही लूँगा, लेकिन अगर इस सब में आपका हाथ हुआ तो फिर आपको संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। अपनी बात कहता हुआ वो लंबे लंबे कदमों से वहाँ से निकल गया। उसके बॉडीगार्ड लोग भी उसके पीछे हो गए। ये सब ठीक नहीं हुआ कामनी, वो जहाँ भी हो दुआ करना जल्दी मिल जाए, वरना शौर्य के गुस्से से कोई उसे बचा नहीं पाएगा। दिग्विजय सिंह ने दुख के साथ कहा और सिर ना में हिला दिया, जबकि कामनी जी स्वयं परेशान थीं कि उन्होंने शिवानी को कितना समझाया था, कितनी नसीहतें दी थी, फिर भी वो नासमझी कर गई। वो बार बार उसे फ़ोन कर रही थी, लेकिन उस लड़की ने फ़ोन उठाना तो दूर देखने की भी कोशिश नहीं की थी। शादी का जोड़ा पहने वो दौड़ी चली जा रही थी। उसे ये तक नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है। बस उसे बहुत गुस्सा था अपनी माँ पर और उस व्यक्ति पर जो उससे शादी करने चला आया था। वो तो शादी से पहले ही निकल जाना चाहती थी, पर उसे मौका नहीं मिला, और शादी के बाद जैसे ही सभी लोग बाहर निकले, वो बाथरूम का बहाना बनाकर धीरे से कमरे से बाहर निकल आई थी। घर के एक एक कोने से वो भली भांति परिचित थी। छिपकर निकलना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन समस्या ये थी उसकी कोई योजना नहीं थी भागने की, लेकिन फिर भी उसे बस अपनी माँ और शौर्य से बदला लेना था, जिन्होंने अपनी स्वार्थपरता में एक बार भी नहीं सोचा कि वो क्या चाहती है। एक जगह खड़े होकर उसने गहरी सांस ली। मिस्टर राजपूत शौर्य सिंह, तुम्हें क्या लगा कि अब शिवानी को पाना तुम्हारे लिए आसान है? तो ये तुम्हारी भूल है।
केवल शादी कर लेने से मैं तुम्हारी दासी नहीं बन गई। मैं अब भी अपनी इच्छा की मालिक हूँ। मैं जो चाहूँगी वही करूँगी। मुझे कोई भी रोक नहीं सकता, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। मन ही मन वो शौर्य सिंह को संबोधित करती हुई अब सड़क पर दाएं बाएं देखती हुई दिशा तय करने लगी। वो घर से काफ़ी दूर निकल आई थी और उस ओर सड़क पूरी तरह सुनसान थी। इसी वजह से उसने घर के पीछे वाले हिस्से में जंगल से गुजरने वाली सड़क का चुनाव किया था, ताकि वहां से भागने में आसानी हो और कोई भी उसे पकड़ न सके। मगर ये उसकी भूल थी। शौर्य सिंह को अब तक कौन रोक पाया था, जो अब कोई उसे रोक पाता। अपने ऊपर ओढ़ी हुई शॉल को कसकर लपेटे वो एक ओर चली जा रही थी कि अचानक एक गाड़ी पास से गुजरी, जो थोड़ी दूर जाकर रुकी और वापस मुड़ गई। शिवानी के दिल की धड़कनें एक पल के लिए तेज हो गईं, मगर चेहरे पर आत्मविश्वास का आवरण बनाए रखा। जी मैडम जी, कहाँ जाना है आपको? वो आदमी शरीफ सा लगा। मुझे वो स्टॉप तक छोड़ दोगे? शिवानी ने सामान्य अंदाज में कहा तो उसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। शिवानी पहले ही अपने सारे गहने उतारकर एक छोटे से बैग में रख चुकी थी। बैग कंधे पर लटकाए वो उसकी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी सुनसान सड़क पर दौड़ी जा रही थी। बीच बीच में कोई गाड़ी पास से गुजर जाती। गाड़ी चला रहा व्यक्ति अपने मोबाइल पर किसी को मैसेज कर रहा था। भाई, ये कौन सी जगह है? स्टॉप तो दूसरी ओर था ना, आप किधर ले जा रहे हैं मुझे? शिवानी को अपनी गलती का तुरंत ही एहसास हुआ था। जी मैडम जी, ये शॉर्टकट है। वो जल्दी से बोला। शॉर्टकट की ऐसी तैसी, गाड़ी रोको फौरन, शिवानी ने चिल्लाकर कहा। लेकिन उसने नहीं सुना तो शिवानी ने उसकी स्टीयरिंग पर हाथ रखते हुए गाड़ी को घुमाया, जिससे गाड़ी असंतुलित हो गई। ड्राइवर ने झटके से गाड़ी रोकी तो शिवानी तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। ड्राइवर उसके पीछे दौड़ा। उसने शिवानी को पकड़ना चाहा, लेकिन उसकी शॉल ड्राइवर के हाथ में रह गई और वो झटका खाकर घूम गई। बैग उसके हाथ से छूटता हुआ पेड़ों के झुंड में जा गिरा। उस व्यक्ति ने कुटिलता से शिवानी की शॉल को अपने कंधे पर रखते हुए अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को ताव दिया था। मुझसे दूर रहो, करीब आए तो जान से जाओगे, उसे धमकी देती हुई शिवानी अपने मोबाइल पर लगातार आ रही शौर्य सिंह की कॉल को देख रही थी और फिर जल्दी से उसने कॉल उठा ली। मेरे पास आजा बुलबुल, मुझे खुश कर दे, मैं तुझे खुश कर दूंगा। मोबाइल पर शौर्य सिंह की आवाज़ सख्ती से गूंजी थी। शिवानी, कहाँ हो तुम इस वक्त? लेकिन शिवानी को होश कहाँ था कि फ़ोन पर शौर्य से बात करती। खबरदार, खबरदार, जो मेरी तरफ बढ़े तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। शिवानी की कांपती आवाज़ सुनाई दी। शिवानी, शिवानी, लोकेशन ऑन करो, शौर्य सिंह चिल्लाया था, लेकिन शिवानी सुन चुकी थी। जाने जिगर, इतना आसान नहीं है मुझसे छिपना। और किसे कॉल कर रही है? वो आदमी अचानक उसकी ओर लपका था। शिवानी लोकेशन ऑन करती हुई मोबाइल को अपनी पीठ की ओर छिपा गई। उस व्यक्ति ने शिवानी को झपट कर उसका मोबाइल छीनना चाहा, लेकिन शिवानी ने पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे धकेला। वो थोड़ा लड़खड़ाया। मैं शिवानी सिंह हूँ, दिग्विजय सिंह की नातिन और शौर्य सिंह की पत्नी। मुझे आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। शिवानी ने उसे अपनी ओर से जोरदार धमकी दी थी, लेकिन अब वो व्यक्ति गुस्से से उसकी ओर झपटा था। अगले ही पल उसने शिवानी का और शिवानी तड़प गई। उसने यहीं पर बस नहीं किया, शिवानी को जोर से धक्का देते हुए और उसकी इस हरकत पर शिवानी तड़पते हुए चीख पड़ी। शौर्य सिंह को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा ही जल उठी हो। लोकेशन की ओर गाड़ी पूरी रफ्तार से भाग रही थी। स्पीड और भी तेज हो गई थी। उसके गार्ड्स भी साथ थे, लेकिन उसे सिर्फ शिवानी की चिंता थी। उसे डर था कि कहीं अपनी नादानी में वो अपने साथ कुछ गलत न कर बैठे। आई श्योर शिवानी सिंह, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से लूँगा। वो उसे मन ही मन संबोधित करता हुआ गाड़ी की स्पीड और बढ़ा गया। शिवानी ने उस आदमी के चेहरे को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा तो उसके मुंह पर थूक दिया। उसके थूकने पर वो व्यक्ति और भी भड़क गया। उसने खींचकर शिवानी को पहले दाएं फिर बाएं गाल पर तमाचा जड़ दिया और दोनों तरफ से आस्तीनें खींचते हुए वो तड़प कर चिल्लाई थी, लेकिन कोई भी तो न था वहां जो उसकी मदद करता। अचानक से उसका हाथ पास पड़ी एक ईंट पर जा लगा। शिवानी ने वो उसके सर पर दे मारी कि वो आदमी सिर पर हाथ रखे चीखा और उसकी पकड़ ढीली पड़ी, जिससे शिवानी ने उसे जोर से धक्का देते पीछे हटाया और खुद उठकर खड़ी हुई। पर इससे पहले कि वो उठती उस आदमी ने उसे वो कमर के बल पीछे गिरी थी। उसकी कमर की एक तरफ जबरदस्त चोट भी लगी। दर्द से बिलबिलाकर रह गई। हे भगवान, वो अपनी कमर पर हाथ रखे सामने खड़े उस दरिंदे को देखती पीछे की ओर खिसकने लगी।
उस आदमी के माथे से खून बह रहा था, जो उसने रुमाल रखकर रोकने की कोशिश की। मुझ पर वार किया तूने? मुझ पर? बहुत देखी हैं तेरे जैसी, कोई भी बीरे से बच नहीं सकी, तो तू क्या? इतना कहता वो अपनी शर्ट को अब फिर से शिवानी पर आ ठहरा था। उसका वजूद शिवानी के वजूद से टच होता कि एक सनसनाती हुई उसके कंधे पर आ लगी। उसकी छींटें शिवानी के चेहरे पर भी पड़ी। वो अपना कंधा थामे दर्द से चिल्लाया था। शिवानी सहमते हुए उठ बैठी। उसकी नज़रों के घेरे में वो शख्स था जिसने उसकी इज्जत पर गंदी नज़र डाली थी। दूसरी भी उसके दूसरे कंधे में पैबस्त हुई। वो दोनों बाजुओं से अपाहिज हो गया। उसके दोनों बाजू लटक गए थे। शिवानी ने खुद को छुपाना चाहा। उसकी बिखरी हालत देखते शौर्य ने सख्ती से अपनी आंखें मीच कर खोली थीं। उसका जी चाहा एक गोली इसके सीने में भी उतार दे, जिसने भागकर पूरे खानदान के सामने उसकी इज्जत का तमाशा बनाकर रख दिया था। अपने आदमियों को वो पीछे ही रोक चुका था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी बीवी को इस हाल में देखे। अपनी शॉल को उसने उसकी ओर फेंका। शिवानी ने उसके गुस्से वाले चेहरे की ओर देखा तो एक पल के लिए उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में लिखी लिखावट वो अच्छी तरह समझ चुकी थी, इसलिए फौरन शॉल को अपने इर्द गिर्द लिपेटा और कांपते हुए उस इंसान को देखा जो इस वक्त उसे सिर्फ खौफ में लिप्त कर रहा था। उस शख्स के गुस्से से कौन जानकार नहीं था, पूरा खानदान जानता था कि वो कितना गुस्सैल है। और अब शिवानी भी जानने वाली थी। शौर्य ने उस शख्स के चेहरे पर बेशुमार घूंसे बरसाए, लेकिन वो अपना बचाव न कर सका। वो अधमरा हो गया था। शौर्य ने उसे गिरेबान से पकड़ते हुए अपनी ओर खींचा। बीवी है वो शौर्य सिंह की, इज्जत है वो मेरी, शौर्य जोर से चिल्लाया था। उसके चिल्लाने की गूंज पूरे इलाके में फैल गई थी। शौर्य ने एक ही झटके में उसकी गर्दन और फिर वो आदमी बेचैन होता नीचे गिरा था। शिवानी की डर के मारे चीखें निकल गई थीं। वो गुस्से वाला था, लेकिन इतना जालिम भी था, ये कब जानती थी वो। उसे बेहोश करता वो शिवानी की ओर बढ़ा। शिवानी के चेहरे का रंग लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ा। वो अपनी जगह से हिल भी न सकी। शौर्य ने आगे बढ़कर उसे बाजुओं से पकड़कर खींचकर उठाया था कि उसकी चीख निकल गई। चुप, बिल्कुल चुप, आवाज़ ना आए वरना यहीं मार कर चला जाऊंगा। वो गुस्से में गुर्राया था। शिवानी का पूरा जिस्म लरज रहा था, लेकिन उसने एक आवाज़ भी ना निकाली। उस पर शौर्य सिंह का खौफ सर चढ़कर बोल रहा था। शौर्य ने उसे अच्छी तरह से शॉल लपेटी और घसीटता हुआ गाड़ी की ओर बढ़ा। उसकी कमर में दर्द की तेज टीसें उठ रही थीं, लेकिन उसने एक सिसकी भी न भरी। शौर्य ने उसे गाड़ी में ले जाते हुए पटका। वो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता निकला, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स भी फासले से उसके साथ थे। शिवानी तो सांस भी गिन गिन कर ले रही थी। वो पहली दुल्हन थी जिसकी विदाई अनोखे और निराले अंदाज में हो रही थी। शिवानी ने सहमे हुए अंदाज में शौर्य को देखा। उसे समझ न आया कैसे उस शख्स के कहर से खुद को बचाएगी। वो उसे अपनी हवेली ले जाकर जान से मार डालेगा और किसी को खबर तक न होगी। हवेली के अंदर ले जाते वो उसे सीधा अपने कमरे में लेकर गया था। कामनी जी भी वहीं पर थी। उन्हें भी फ़ोन पर सूचना दे दी गई थी कि शिवानी मिल गई है। वो जानती थी इस वक्त शौर्य को बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन वो चाहती थी शौर्य गुस्से में कहीं शिवानी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। वो भी इस वक्त सिंह हवेली में ही मौजूद थी। लेकिन जब शौर्य शिवानी को घसीटते हुए अपने कमरे की ओर ले जा रहा था, तब किसी की भी हिम्मत न हुई कि शौर्य को रोक सके या उसे कोई सवाल जवाब कर सके। बाबूजी, क्या आप उसे कुछ नहीं कहेंगे? अभी चुप रहो कामनी, कुछ भी बोलकर शौर्य के गुस्से को हवा मत देना। शिवानी ने जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शौर्य को अपने तरीके से समझाऊंगा। पर फिलहाल तुम खामोशी से यहाँ से चली जाओ। दिग्विजय सिंह ने अपनी बेटी को साफ शब्दों में समझाया तो वो तिल मिलाकर रह गई। शौर्य सिंह, इसे अपनी जीत मत समझना। वो वक्त दूर नहीं जब मैं तुझसे अपनी बेटी को इस पूरी जायदाद के साथ वापस ले लूँगी। वो दिल ही दिल में सोचती वहाँ से अपने घर की राह पकड़ गई। दिग्विजय सिंह इस सोच में पड़ गए कि क्या उन्हें इस वक्त शौर्य से बात करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि उसके गुस्से से तो वो भी डरते थे, पर इस वक्त उन्हें बात करना उचित न लगा। वो उसे कमरे में लाते ही बिस्तर पर जोर से पटक देता है। कमर में दर्द की एक तीव्र लहर दौड़ती है और वो चीख मारती हुई तड़प उठती है। उसका हाथ बेख्तियार अपनी कमर पर चला जाता है। शौर्य, जो गुस्से से उसकी ओर बढ़ रहा था, उसी वक्त रुक गया। वो शिवानी को हाथ कमर पर रखे औंधे मुंह पड़े देखकर अपने गुस्से को काबू में लाने की कोशिश करता है। वो तड़प तड़प कर रो रही थी। शौर्य ने आगे बढ़कर उसे सीधा किया तो वो फिर से फूट पड़ी। शौर्य, प्लीज रुक जाइए, वरना मैं मर जाऊंगी। उसे लगा शौर्य अब उससे अपना हक लेने वाला है,
तड़पते हुए वो उससे विनती कर गई। वो जिद्दी स्वभाव की लड़की इस वक्त अपने दर्द और शौर्य सिंह के डर से उससे विनती कर रही थी। मर जाओ तो ही बेहतर है। तुम्हारे जैसी लड़की को मैं अपने साथ कमरे में रखने का भी हकदार नहीं समझता, जो शादी की रात अंधेरे में घर से भाग गई। जानती हो कितने सवाल उठे हैं तुम्हारे किरदार पर। वो उसे बालों से पकड़े उस पर फनकारता है। उसके चेहरे पर अपनी तपती सांसें छोड़ता वो शौर्य सिंह उस वक्त पागलपन की हदें पार कर चुका था। मुझे परवाह नहीं किसी की, कौन क्या सोचता है। मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने वाली लड़की हूँ। वो ये सब दिल ही दिल में कह सकी, शौर्य सिंह को न कह सकी। उसकी काली डरावनी आंखों से वो बहुत डर चुकी थी। जी चाहता है कि अभी इसी वक्त तुम्हारा गला तो मार दीजिए मुझे शौर्य सिंह, मार दीजिए। आपके साथ जिंदगी गुजारने से अच्छा है मैं मर जाऊं। वो इस बार खुद को रोक ना पाई और टूटते हुए बोल पड़ी। शौर्य ने उसके जबड़े को जोर से दबोच लिया। उसके चेहरे पर पहले ही उंगलियों के निशान थे और गाल सूजे हुए थे। अब शौर्य की पकड़ से वो और भी दुखने लगे। मारूंगा जरूर, लेकिन इतनी आसान मौत नहीं। पल पल मारूंगा और कतरा कतरा तुम्हारी सांसें निकालूंगा। बताऊंगा तुम्हें कि एक राजपूत के साथ जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। वो उसे चेतावनी देता बोला और झटके से छोड़ गया। शिवानी फिर से सिसक सिसक कर रोने लगी। वो इसीलिए तो उससे नफरत करती थी, क्योंकि वो औरत को कोई नाजुक चीज नहीं बल्कि बहुत मजबूत समझता था। अपनी तरह जैसे वो ताकतवर है वैसे ही औरत भी है। दरवाजा खटका था। दादाजी की पुकार पर शौर्य तुरंत दरवाजा खोलता हुआ बाहर निकला। उन्होंने उसे समझाया और शिवानी से ज़्यादा सख्ती करने से मना कर दिया। वो उनके सामने सिर नहीं उठाता था और आज भी उनकी बातें चुपचाप सुनता रहा और हाँ में सिर हिलाता हुआ वापस अंदर आया तो वो बिल्कुल चुप थी, पर अभी भी वो उल्टी ही औंधे मुँह लेटी थी। उसकी बिखरी हालत देखकर शौर्य का खून फिर से खौल उठा। उसे घुटन सी होने लगी। घुटन से राहत पाने के लिए उसने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए दूर फेंकी। बिना उसकी ओर एक नज़र डाले वो सीधा बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। ठंडे पानी से नहाते हुए वो अपने चटकती हुई नसों को काबू में करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो उसे और भी ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। वो बस खुद को काबू में रखना चाहता था ताकि वो शिवानी को और कोई तकलीफ ना दे पाए, क्योंकि वो पहले ही बहुत तकलीफ में थी। यही सोच सोचकर वो मरने वाला हो रहा था कि अगर उसने लोकेशन ऑन न की होती तो वो इतनी जल्दी उसे कैसे ढूंढ पाता। जरा सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था, और अगर उसकी इज्जत पर आँच आ जाती तो शौर्य जिंदा न रह पाता। शावर बंद करता हुआ तौलिया लिए अपने बालों को सुखाता, वार्डरोब से अपना नाइट ड्रेस लेता, चेंज करके बाहर आया। शिवानी अभी भी उसी हालत में थी। शिवानी! शौर्य ने आगे बढ़कर उसे आवाज़ देते हुए उठाया तो वो बेहोश थी और शौर्य एकदम घबरा गया। उसकी बिखरी हालत, फटी हुई आस्तीन और जख्म देखकर वो होंठ भींच कर रह गया। उसे बिस्तर पर सीधा लिटाकर उसका सिर तकिए पर रखते हुए उसके बाल पीछे कर दिए। खूबसूरती तो जैसे इस लड़की पर आकर रुक सी गई थी। दूधिया सफ़ेद गाल थप्पड़ों की वजह से लाल हो गए थे, और जब शौर्य ने उसकी चोटिल गालों को अपनी मजबूत उंगलियों से जकड़ा था तो शौर्य के नाखून भी उसके नाजुक गाल में लग चुके थे, जहाँ से हल्का हल्का खून भी रिसने लगा था। गालों के अलावा भी कई जगह जख्म लगे हुए थे। शौर्य ने उसके जख्मों को फर्स्ट एड बॉक्स लाकर साफ किया और उन पर मरहम लगाया। लाइट्स ऑफ करके उसके कपड़े बदलवाए। उसके नरम और नाजुक वजूद को छूते हुए शौर्य के अपने जिस्म में एक स्पार्क पैदा हुआ था। इतने ठंडे पानी से नहाने के बाद भी उस वक्त उसके माथे पर पसीने के छोटे छोटे कतरे नजर आने लगे। वो सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसका इश्क भी थी। उससे बेहद मोहब्बत करता था, अभी से नहीं न जाने कब से, और उसका हर बार दूर जाना शौर्य को और भी ज़्यादा उसके करीब कर देता था। उसकी कमर पर पकड़ते हुए उसे सीधा किया तो वो बेहोशी की हालत में भी बुरी तरह से सिसक उठी। शौर्य ने अंधेरे में ही उसकी नरम और मुलायम त्वचा पर हाथ फेरते हुए उसके दर्द का अंदाजा लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि शिवानी को दर्द कहाँ हो रहा है। उसे कपड़े बदलवाकर शौर्य ने सारी लाइट्स ऑन कर दी। पूरा कमरा रोशन हो गया था। पिंक कलर के नाइट ड्रेस में वो उस वक्त छुई मुईसा गुलाबी गुलाब लग रही थी। उसके चेहरे पर पड़ी उंगलियों के निशानों को बहुत नरमी से छूते हुए शौर्य ने उन पर अपने होठों का मरहम रख दिया, और फिर वो रुका नहीं, उसके पूरे चेहरे को अपने लबों से नरम एहसास देता चला गया। जब होठों के पास पहुंचा तो उसकी सांसें गहरी हुई थीं। उसका माथा उसके माथे से जोड़ते हुए शौर्य ने एक गहरी सांस भरी। उसके नरम मुलायम कटावदार नाजुक होठों को छूने से वो पीछे हट गया था,
क्योंकि वो नहीं चाहता था शिवानी की बेहोशी में वो उसके साथ कुछ भी ऐसा करे कि उसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। वो चाहता था शिवानी होश में रहे और तब वो उसे पूरी तरह हासिल करे। वो उठ गया, लेकिन शिवानी ने बेख्तियार उसकी उंगली थाम ली, जैसे उसे उस शख्स की पनाह चाहिए थी। शौर्य का मन एक बार के लिए फिर से बहकने लगा था, लेकिन शौर्य अब की बार दिल को डपटता हुआ गहरी सांस लेते हुए लाइट्स ऑफ करता। नरम सी लाइट ऑन कर गया था और बेड के हेडबोर्ड से टेक लगाकर बैठ गया। तुम्हारी जगह कोई और होता शिवानी, तो शौर्य उस वक्त उसका वो हाल करता कि तुम्हारी सोच भी वहाँ तक पहुँच ना पाती। लेकिन बचत हो गई है तुम्हारी, सिर्फ इश्क की वजह से जो मैं तुमसे करने लगा हूँ। एक जुनून हो तुम मेरा, चाहूँ तो अभी तुमसे अपना हक वसूल कर लूँ, लेकिन मैं तुमसे हक लूँगा पूरी शिद्दत से। तुम्हारे होशो हवास में तुम पर अपनी मोहर लगाऊंगा। तुम्हारी सिसकियों की गूंज इस कमरे में गूंजेगी, तभी इस बेचैन दिल को करार आएगा। उसकी आंख अलार्म की चीख से खुली थी। हाथ मारते हुए उसने अलार्म बंद कर दिया। अपने सीने पर बोझ महसूस करते हुए उसने आंखें खोली। अधकुली आंखों से देखा तो वो सीने पर सर रखे गहरी नींद में सो रही थी और उसे देखकर वो स्थिर हो गया। उसका यूं इतने करीब होकर लेटना एक बार फिर से शौर्य के दिल में हलचल मचा गया। ये लड़की अब मेरा इम्तिहान लेती रहेगी। वो उसे कसकर अपनी बाहों में समेट गया। शिवानी की सिसकी निकली तो वो एकदम पीछे हुआ। शिवानी की आंखें भी खुल गई थीं और उसी पर शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं इनकी बाहों में रात नहीं। वो एकदम पीछे हटी, लेकिन कमर की टीस ने उसे पीछे न हटने दिया। वो फिर से अपना सिर उसके सीने पर टिका गई। सिर उठाते उस हसीन लेकिन अपने से 9 साल बड़े उस गुस्सैल मर्द को देखा। शिवानी के दिल की धड़कनें एकदम से तेज होने लगी थी। वो इतना करीब था कि दोनों की सांसों की तपिश एक दूसरे के चेहरे को झुलसा रही थी। शिवानी ने पीछे हटना चाहा तो शौर्य ने चुपचाप उसे पीछे कर दिया और खुद उठकर बाथरूम चला गया। वो शिवानी को कल की गई गलती के लिए इतनी जल्दी माफ़ करने का इरादा नहीं रखता था। शिवानी ने गहरी सांस ली और बेख्तियार नजरें अपने कपड़ों पर गईं। उसकी आंखों में बेपनाह आंसू भर आए। तो क्या शौर्य ने अपना हक ले लिया? मेरी बेहोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में लिए फूट फूट कर रो पड़ी। शौर्य बाहर आता उसके रोने पर बुरी तरह चौंका था। किस बात का मातम मना रही हो? जान बच गई या शौर्य सिंह के जुनून से बच गई? नपे तुले अंदाज में तैयार होता हुआ वो आईने के सामने खुद पर परफ्यूम की बारिश करता उस पर तंज कर गया। आपने मेरा फ़ायदा उठाया। मुझे बेहोशी की हालत में वो रोते हुए बात पूरी न कर पाई। उसकी बात पर शौर्य करंट की तरह उसकी ओर मुड़ा। तुम होश में तो हो? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे अंदर इतनी जान है कि शौर्य सिंह को सह सको? वो भी गुस्से में। वो उसकी ओर कदम बढ़ाते आया, जबकि उसकी बात पर शिवानी सहमकर पीछे खिसकी। वो बेड के हेडबोर्ड पर हाथ रखता उसके ऊपर झुका था। किसी खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हारी बेहोशी में तुमसे अपना हक लूँगा। तुम्हारे होशो हवास में तुम्हें बेसुकून होता देखने का अरमान है मेरा, और वो अरमान जरूर पूरा करूँगा। नाश्ता भिजवा रहा हूँ, कमरे में करो। बाहर आने की ज़रूरत नहीं जब तक पूरी तरह आराम नहीं आ जाता। कमरे में ही रहना। कामनी जी सब पहुँचा देंगी, जो चीज़ चाहिए होगी तुम्हें। वो अपनी बात कहता कमरे से निकल गया। उल्लू, इडियट, बदतमीज। शिवानी ने उसे नए नए नाम दिए और मुश्किल से उठती बाथरूम की ओर चल पड़ी। दुल्हन के मुंह दिखाई की पार्टी अपने चरम पर थी। बिजनेस फ्रेंड्स, हर सर्कल के लोग वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ तक कि बिजनेस राइवल्स भी इन्वाइटेड थे। शिवानी ने सारा दिन ही आराम किया था, जिसकी वजह से उस वक्त उसकी तबीयत खुश और ताजगी से भरी हुई लग रही थी। सिर्फ कमर के दर्द को छोड़कर उसे बाकी आराम मिल गया था। वो स्टेज पर शौर्य के साथ बैठी थी और सभी की बोलती बंद करवा दी थी। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो दुल्हन से पूछ सके कि कल कहाँ गायब हो गई थी। शिवानी के चेहरे पर खिलते रंग सभी को साफ दिखाई दे रहे थे। शिवानी के चेहरे पर खिलते रंग किसी से छुपे नहीं थे। सभी लोग शिवानी से जलन महसूस कर रहे थे कि जिस तरह वो कल भागी थी, न केवल पति ने उसे ढूंढ निकाला था, बल्कि इस वक्त वो शानदार ड्रेस में शौर्य के साथ दुल्हन बनकर बैठी थी। सभी को हैरान कर दिया था उसने। कामनी जी ने उसे खींचकर एक तरफ ले गई। कुछ कहा तो नहीं रात को? शौर्य सिंह ने तुमसे? राजदारी से पूछा। नहीं मामा, वो झिझकते हुए थोड़ा सा बोली। तुम गई कहाँ थी? ऐसा कौन करता है शिवानी? कल जान निकाल दी थी तुमने मेरी। वो उसे फिर से अपने सीने से लगा गई। फिक्र नहीं करो मामा, मैं ठीक हूँ, वो आत्मविश्वास से बोली। ठीक है, अपना ध्यान रखना, और हाँ, कुछ भी हो जाए शौर्य को अपने पास मत आने देना। बाकी सब मैं संभाल लूँगी, समझी तुम? अब जाओ। वो मुस्कुराकर उसे कहकर खुद चली गई थी।
जब शिवानी को इस दुनिया के तूफानों के बीच छोड़ गई, जिस इंसान की इज्जत को कुचलकर वो घर की दहलीज पार कर गई थी, उसी इंसान ने उसके घावों पर मरहम रखा था। और माँ ने एक बार भी नहीं पूछा, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई बेटा, क्या कोई तकलीफ तो नहीं हुई? शिवानी की आंखों से 2 आंसू टपक कर बह गए। शिवानी बेटा, कोई भी परेशानी हो तो अपने नाना से शेयर कर लो बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे ख़त्म कर सकूं। लेकिन बेटा, भागना हल नहीं है, इससे बहुत सारे मसले पैदा होते हैं। मैं जितना शौर्य को जानता हूँ वो उतना ही गुस्से वाला है कि मुझे डर था वो कल की तुम्हारी गलती के कारण तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचा दे। लेकिन आज तुम्हें इस तरह खुश देखकर दिल से एक बोझ उतर गया है। वो उसके सिर पर इसने भरा हाथ रखते हुए बोले थे। इस वक्त वे ड्राइंग रूम में थे और दिग्विजय सिंह अपनी पोती को बहुत प्यार और सम्मान से समझा रहे थे। लेकिन शिवानी के दिल में एक गांठ पड़ चुकी थी। उसने चुप रहना ही ठीक समझा। कमरे में आई तो शौर्य कहीं नहीं था। वो भगवान का धन्यवाद करती ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ी। उसे अपनी कमर में अब भी तेज दर्द महसूस हो रहा था। शायद वो घाव बहुत गहरा हो, यही सोचते हुए उसने अपने ब्लाउज की जिप को मुश्किल से नीचे सरकाया, जो बहुत फिटिंग में थी। वो अपना घाव देखने में इतनी खोई हुई थी कि अचानक से शौर्य के अंदर आने को नोटिस नहीं कर सकी। अपनी कमर के ऊपरी हिस्से की एक तरफ एक बहुत बड़ा नील का निशान देखकर वो गमगीन हो गई। उसने उसे छूकर देखना चाहा, लेकिन उसका हाथ उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। वो बस आईने में ही देख पा रही थी। आंसुओं में फिर से एक बार तेज बहाव आ गया। उसे उस वक्त अपनी तकलीफ सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी। दराज खोलते हुए कोई क्रीम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो फिर से उस बड़े नीले निशान का निरीक्षण करने लगी कि अचानक सामने खड़े शौर्य पर उसकी नज़रें जाकर ठहर गईं, जो न जाने कब से उसे ही देखे जा रहा था। शिवानी शौर्य को सामने देखकर चुप रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यूं अचानक अंदर चला आएगा। उसके सामने खड़ा वो उसके ब्लाउज के नीचे उसकी कमर पर वो निशान देख चुका था। शौर्य के माथे पर बल पड़े। शिवानी ने तुरंत होश में आते हुए ब्लाउज को जल्दी से ठीक करते हुए नीचे की ओर खिसकाया और अपने आंसू साफ करते हुए अपना चेहरा घुमा लिया। शौर्य ने मुट्ठी भींची, मतलब वो अब भी उससे अपना आप छुपा रही थी, उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसकी पीठ के पीछे जाकर खड़ा हुआ वो उसे आईने में देखने लगा, जिसकी बशीभूत पलकें उठ गई थीं। शौर्य ने उसके ब्लाउज की ओर हाथ बढ़ाया तो शिवानी घबराकर मुंह उसकी ओर करके नाम में सिर हिलाने लगी। शिवानी, मुझे देखने दो, कहाँ जख्म हुआ है? उसके लहजे में नरमी थी। मैं ठीक हूँ। वो घबराई हुई थी। वो नहीं चाहती थी शौर्य उसका वो नीला निशान देखे। शौर्य ने उसकी घबराई हुई हालत की परवाह किए बगैर उसके ब्लाउज को थोड़ा सा नीचे। शिवानी ने घबराकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। शौर्य उसकी कमर पर इतना बड़ा नीला निशान देखकर रुक सा गया। ये सुबह मुझे क्यों नहीं बताया? वो परेशान सा लगा था। शिवानी ने धीरे से आंखें खोली। वो नाम में सिर हिलाता हुआ फर्स्ट एड बॉक्स से चेक करते हुए एक क्रीम निकाल लाया। मैं खुद लगा लूँगी। शिवानी ने तुरंत उसके हाथ से वो क्रीम लेना चाहा। ये लो, लगा लो। शौर्य ने बिना किसी विरोध के उसे वो क्रीम दे दी। आप जाएं। वो न जाने क्यों इतना ज़्यादा घबराई हुई थी। शायद अपनी धड़कनों की आवाज़ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी, जिससे वो काफ़ी देर से नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी। मेरे सामने लगाओ, शौर्य ने सख्त अंदाज में कहा। इस बार शिवानी को सख्त बुरा लग गया। आप जाएं, मैं लगा लूँगी खुद ही। वो भी थोड़ा सर्द लहजे में बोली, मेरे सामने लगाओ। वो फिर से वही बोला। शिवानी ने उसे शोलों की नज़रों से देखा था। मजबूरन क्रीम का ढक्कन खोलते हुए उसने अपनी कमर के नीचे निशान का आकलन करते हुए उस पर क्रीम लगाने की नाकाम कोशिश की, जो शौर्य को गुस्से में ला गया। उसके हाथ से क्रीम वापस लेता शौर्य ने अब उसका मुंह अपनी ओर घुमाया और उसकी कमर को मजबूती से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। वो घबराकर उसके सीने से जा लगी। आईने में देखते हुए वो उसकी कमर को थामे कमर के एक तरफ मौजूद नीले निशान पर क्रीम लगाने लगा। शिवानी ने एक सिसकी भरी थी। शौर्य के बाह को मजबूती से दबा दिया। वो दर्द से करहा उठी थी। शौर्य ने धीरे धीरे उस पर क्रीम लगाते हुए उसकी नाजुक सी कमर की लचीलेपन को अपनी उंगलियों से महसूस किया था। एक पल के लिए शौर्य का दिल बेकाबू सा होने लगा। वो उसकी थी, उसकी मोहब्बत, उसकी महबूब बीबी, उसकी मिल्कियत। फिर भी वो उसे समय दे रहा था। सारे हक रखते हुए वो उस पर हक नहीं जताता था। प्लीज छोड़िए। वो अपनी कमर पर शौर्य की उंगलियों का एहसास करते हुए काँप रही थी, जो धीरे धीरे बेकाबू हो रही थी। डोंट वरी, इतनी जल्दी नहीं है मुझे, इसीलिए बेफिक्र रहो। जब भी अपनाऊंगा तुम्हें, तुम्हारी नाजुक सी जान पहले निकालूंगा।
वो धीरे से फुसफुसाते हुए बाहर निकल गया, जबकि शिवानी बिल्कुल चुप हो गई। कुछ दिन यूं ही चुप्पी में गुजर गए। बेचैनी सी हर तरफ छा गई। शौर्य अर्जेंट काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए विदेश चला गया था और शिवानी सिंह हवेली में पूरी शान से रह रही थी, जैसे इस घर की मालकिन बही हो। शौर्य के जाने की खुशी सबसे ज्यादा जैसे उसी को हो। उसका यूं हवेली में खुश रहना कामनी जी को बुरी तरह खटक रहा था। वो चाहती थी अब अपना प्लान भी इस्तेमाल करें। इसके लिए उन्होंने शिवानी को कॉल भी की थी और बहाने से उसे अपने पास बुलाना चाहा, लेकिन वो अपनी जिंदगी में इतनी खुश थी कि माँ की बातों पर कान नहीं धरे। वो अपने कमरे में शावर लेने के बाद बिना दुपट्टे के आईने के सामने खड़ी थी। गीले बदन से कपड़े चिपके हुए थे जो उसकी खूबसूरती को और भी उभार रहे थे। अचानक दरवाजा खुला और शौर्य अंदर आ गया। शिवानी उसे एकदम अपने पास देखकर चौंकी थी। उसके बालों में कंघी करता हुआ हाथ एकदम से रुक गया था। शौर्य की नजरें उसके शरीर के खूबसूरत उतार चढ़ाव पर थीं। शौर्य का यूं बेबाकी से उसे देखना शिवानी को शर्म से लाल कर गया था। यह अचानक कहाँ से आ गया? अपना दुपट्टा ढूंढते हुए वो जल्दी से खुद को ढकने लगी। उसकी इतनी सावधानी देखकर शौर्य ने एक नाराजगी भरी नजर उस पर डाली थी। बजाय इतने दिनों बाद पति को देखकर वो खुश होती, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है, बुलाया है तुम्हें, चलो छोड़ाऊं। वो बिना किसी भाव के बोलते हुए पलट गया। मम्मा, मम्मा को क्या हुआ? मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया उन्होंने? वो परेशान सी हो गई थी। ये पूछताछ बाद में कर लेना, चलो मुझे और भी बहुत से काम हैं। शौर्य ने मुंह बनाते हुए गुस्सा दबाते हुए कहा था। वो क्या सोच रहा था कि हिंदुस्तान वापस आकर अपने रिश्ते की शुरुआत करेगा, लेकिन अब उसे अपने दादाजी के कहने पर शिवानी को उसकी माँ के घर छोड़ना पड़ रहा था। गाड़ी सिंह हाउस के बाहर खड़ी करते हुए एक पल को दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई। शिवानी, शौर्य सिंह, वो पहली और आखिरी गलती थी जो मैंने तुम्हें माफ़ की। अब अगर यहाँ आकर तुमने फिर से कोई गलती दोहराई तो याद रखना, इस बार माफ़ी नहीं मिलेगी। माँ के घर आई हो, आराम से माँ की 4 दिन सेवा करो। जब लेने आऊँगा तो साथ चलना, तब तक अपनी सुरक्षा अच्छे से करना। वो उसकी ओर झुकते हुए बहुत ही गंभीर लहजे में कहते हुए उसके माथे पर अपने होंठ रख गया। ये सब एक जल्दी ही अनजाने तौर पर हुआ था। शिवानी ने हैरान होकर उसे देखा तो वो अपनी नज़रें विंड स्क्रीन पर गड़ा गया। जाओ अंदर, वो सपाट अंदाज में बोला। वो चुपचाप गाड़ी से उतरते हुए अंदर की ओर बढ़ गई। उसके अंदर जाने के बाद शौर्य की गाड़ी वहाँ से निकल गई, जबकि सिक्योरिटी गार्ड्स की भारी संख्या घर के चारों ओर तैनात हो गई थी। पूरे घर को जैसे घेर लिया गया हो। मम्मा, आपकी इतनी तबीयत खराब थी, मुझे बता देती, मैं आ जाती। शौर्य को क्यों बताया? वो नाराजगी से माँ के पास बैठते हुए बोली। शौर्य को नहीं, बाबूजी को बताया था। तुम्हें तो अपनी फुर्सत नहीं कि माँ का हालचाल पूछ लो। कहाँ तुम आकर सेवा करती? उन्होंने नफरत और थोड़ा गुस्से से कहा। मम्मा, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। वो माँ के चारों ओर अपनी बाहों का घेरा बना गई और कामनी जी बेहद खुश थीं। अब जो वो करना चाहती थी वो आसान हो गया था। उसे यहाँ पर आए हुए 2 दिन हुए थे कि कामनी जी उसके पास आई। शिवानी बेटा, इन पेपर्स पर साइन कर दो। शिवानी का सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी। ये क्या पेपर्स हैं मम्मा? उसने लाल होती आंखों से उन्हें देखते हुए पूछा। बेटा, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, क्योंकि मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर रही हूँ। मैंने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो, लहजे में प्यार घोलते हुए कहा। मम्मा, आप जानती हैं मुझे इन पैसों वैसों से प्यार नहीं है। बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन ये सब मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, तुम्हें नहीं दूंगी तो किसे दूंगी? उनका लहजा इतना प्यार से भरा हुआ था कि शिवानी ने बिना देखे उन पेपर्स पर साइन कर दिए। ये लो, खुश। वो फाइल उनकी ओर बढ़ाते हुए मुस्कुराई तो वो उसके माथे पर होंठ रख गई। बहुत खुश मेरी जान, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भिजवाती हूँ। खाना खाकर दवा लेकर सो जाना, अब बाकी सब तुम्हारी मम्मा संभाल लेगी। वो उससे प्यार से कहती हुई जा चुकी थीं, जबकि सिरदर्द की वजह से अब शिवानी की आंखें बंद हो रही थीं। 2 दिन से शौर्य ने खुद को बेहद व्यस्त कर लिया था। वो ज़्यादातर अपना समय ऑफिस में ही बिताता था। आज उसे माँ के घर गए 4था दिन हो रहा था, लेकिन एक बार भी दोनों में से किसी ने भी संपर्क नहीं किया था। आज का सारा दिन भी शौर्य ने खुद को व्यस्त रखा था। आज सुबह से उसने कोई 20 बार मोबाइल देखा था कि शायद शिवानी उसे कॉल करे, लेकिन चुप मोबाइल ने उसके दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया था। वो इतना समय देने के बाद भी नहीं बदली थी। शौर्य को दुख हो रहा था। तभी उसी पल आंधी तूफान की तरह कामनी जी ऑफिस में घुसी चली आईं। उन्हें देखकर शौर्य के माथे पर बेहिसाब गहरी लकीरें पड़ गईं। आप यहाँ? मुंह बनाकर पूछा। मुझे तो यहाँ आना ही था ना,
राजपूत शौर्य सिंह। ओह माय फॉल्ट, मैं तुम्हें राजपूत शौर्य सिंह कैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि ये खानदान, ये नाम, ये तो सब तुम्हें बाबूजी की तरफ से भीख में मिला है, जिसके तुम हकदार थे ही नहीं। लेकिन अपनी भोली सूरत और प्यार के जाल में मेरे बाप को ऐसा फंसाया कि तुम्हें पोता बना बैठे। जो कुछ मेरा और मेरी बेटी का था अपने नाम कर लिया। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे खेल को। मुझे तो आना ही था, तुम्हें तुम्हारे खेल में हराना भी तो है ना। एक अदा से कहते वो शौर्य को बेहद बुरी लगी। जो कहना है साफ साफ कहें। शौर्य अपनी जगह से उठते हुए उन्हें नज़रअंदाज करके बोला, तुम्हें क्या लगा शौर्य सिंह, तुम जीत जाओगे? मेरा नाम भी कामनी सिंह है। मुझे आज तक कोई भी हरा नहीं पाया, तो तुम क्या हरा पाओगे? कामनी जी के अंदाज में शौर्य को खटका लगा। ये रहे डाइवोर्स पेपर्स, जिन पर शिवानी के साइन हो चुके हैं। उम्मीद है तुम भी इन पर साइन करके इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर दोगे और इसके हिस्से की जायदाद उसे दे दोगे। एक पल के लिए वहाँ पर गहरी खामोशी छा गई। आपको लगता है कि मैं ये करूँगा? शौर्य के दिमाग की नसें तनी थीं। तुम करोगे शौर्य, ज़रूर करोगे, क्योंकि मेरी बेटी तुमसे कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती। झूठ मत बोलें आप। आपकी किसी भी बात पर मुझे भरोसा नहीं। शौर्य ने उनकी बात काटते हुए कटाक्षी अंदाज में कहा, अच्छा, तुम जानते हो शिवानी अभी तक तुम्हारे करीब क्यों नहीं आई? अब की बार उन्होंने शौर्य के दिल पर वार किया था, क्योंकि वो तुमसे कोई भी रिश्ता रखना ही नहीं चाहती, और ये बात पहले दिन ही से ही तय थी। एक चाल चली तुमने अपने दादा के साथ मिलकर, तो एक चाल चली हमने, और बस हिसाब बराबर। कामनी जी ने तिरकता से कहा। उनके शब्द शौर्य को तपते रेगिस्तान में धकेल चुके थे। उसे अपनी सुनाई पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब कोई ड्रामा मत करना। तुम और तुम्हारे दादा जान, जो तुम्हारे कुछ भी ना होते हुए भी सिर्फ तुम्हारे ही दादा हैं। बेटी और नातिन से तो उन्हें कब के भुला चुके हैं। खैर, इन पेपर्स पर साइन कर देना, वरना मुझे और भी बहुत से तरीके आते हैं। कामनी जी गुस्से से बोलती वहाँ से निकल गईं, जबकि वो पेपर्स हाथ में लिए उन पर शिवानी के साइन देखकर ठगासा खड़ा रह गया। अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ। इतनी बड़ी साजिश खेली उसने मेरे साथ। उसने वो पेपर्स हाथ में कसकर पकड़े और बाहर निकला। उसका इरादा अब सीधा शिवानी के पास जाने का था। बहुत ढील दे दी मिसेस शिवानी शौर्य। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें इस रिश्ते का बताऊं जिसके लिए तुमने अपनी माँ को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आंधी तूफान की तरह कामनी हाउस में दाखिल हुआ था। सीधा ऊपर जाते हुए उसने शिवानी के रूम का रुख किया, जहां वो अभी अभी शावर लेकर निकली थी। अचानक से गुस्से से शौर्य को कमरे में आता देखकर वो बुरी तरह ठिठकी थी। आप इस वक्त उससे हैरानी हुई। वो हमेशा उसके शावर लेने के वक्त ही पहुंचता था, जैसे टाइमिंग फिक्स की हुई थी। शौर्य ने दांत किचकिचाते हुए उसकी ओर देखा और बिस्तर पर पड़ा उसका दुपट्टा उसकी ओर उछाल दिया, जिसे शिवानी ने तुरंत तोड़ लिया। शौर्य गुस्से से आगे बढ़ता हुआ उसका हाथ थामे बाहर निकल पड़ा। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? शौर्य ने और भी सख्ती से उसका हाथ दबोचकर उसे खींचते हुए नीचे सीढ़ियाँ उतरने लगा। शिवानी उसे इस कदर गुस्से में देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो ऐसे गुस्से में कई दिनों बाद आया था। अगले ही पल शौर्य ने उसे खींचते हुए घर से बाहर निकाल कर ले गया और फिर गाड़ी में धक्का देकर बिठाया। वो बुरी तरह डरी और सहमी हुई थी। नौकरानी ने कामनी जी को कॉल कर दिया था। शौर्य को अचानक क्या हो गया था और वो उसके साथ ये सब क्यों कर रहा था, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी को पूरी स्पीड में छोड़ते हुए शौर्य ने शिवानी की बची हुई जान भी निकाल दी थी। शौर्य प्लीज गाड़ी। उसके बोलने पर शौर्य ने स्पीड और भी बढ़ा दी। वो गाड़ी की सीट को पकड़ते हुए रोते हुए शौर्य को ही देखे जा रही थी कि तभी अचानक गाड़ी रुक गई और शिवानी बुरी तरह उछलकर सिर के बल डैशबोर्ड पर जा लगी। लेकिन शौर्य ने उसके सिर के आगे फौरन हाथ रखकर उसे बचाया था। वो गुस्से में भी उसे तकलीफ नहीं दे सका, जबकि इस समय वो खुद बहुत ज़्यादा कठिन यातना और कष्ट में था। चारों ओर नज़र दौड़ाई तो वो कोई सुनसान इलाका था। शिवानी को घबराहट हुई। शौर्य ने सीट बेल्ट खोलते हुए गुस्से से बाहर निकलते हुए शिवानी को भी बाहर निकालकर गाड़ी के साथ पिन कर दिया। एक पति अपनी पत्नी के कितना करीब आता है और कितना नहीं, ये बात हम दोनों के बीच रहनी चाहिए थी ना। किसी तीसरे को इस बात की खबर कैसे हो गई? शौर्य कड़े और ठंडे अंदाज में बोला। शिवानी की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। पथरीली नज़रों से देखा। जवाब दो। वो गुस्से से दहाड़ा। शिवानी ने सहमते हुए आंखें बंद कर लीं। शौर्य, मेरी सहनशीलता को मत आजमाओ। अगर तुमसे प्यार न होता तो इस वक्त तुम सोच भी नहीं सकती थी क्या करता मैं तुम्हारा। वो उसके करीब होते हुए बेबसी और कष्ट की हद पर पहुंचा हुआ था।
शिवानी ने आंखें खोल दी। आंसू और भी ज्यादा बहते हुए गालों पर गिरने लगे। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मुश्किल से गले से शब्द टूट कर निकले। वो गुस्से में प्यार का इजहार कर चुका था। शिवानी को वो शब्द जैसे सुनाई ही नहीं दिए थे। अच्छा, फिर तुम्हारी माँ को कैसे पता चला हमारे रिश्ते के बारे में, हमारे बीच के रिश्ते के बारे में? तुम मेरे करीब नहीं आई, हमारे बीच अभी तक कोई रिश्ता नहीं बना, ये बात उन तक कैसे पहुंची? वो फिर से दहाड़ा था। शिवानी ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचा हुआ था। मुझे नहीं पता, वो हिचकियों के साथ रो पड़ी। तुम्हें नहीं पता तो वो डिवोर्स पेपर साइन भी खुद करके ले आई थी क्या, या आंखें बंद करके किए थे तुमने? शौर्य बुरी तरह दहाड़ा था। वो आज उसे किसी भी तरह माफ़ करने के मूड में नहीं था। डिवोर्स? शिवानी का तो सांस ही अटक गया था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। तुमसे इस हैरानी का आज मैं अच्छे से इलाज करता हूँ मिसेस सिंह, कि तुम्हें अच्छे से याद रहेगा कि शौर्य सिंह से पाला पड़ा था तुम्हारा। वो उसे वापस गाड़ी में धकेलता और गाड़ी स्टार्ट कर गया और शिवानी बस चुपचाप उसे देख रही थी। शौर्य शिवानी को फार्म हाउस ले गया। उसे रूम में ले जाते हुए बिस्तर पर धकेल दिया। शिवानी ने घबराकर उसे देखा, जिसकी आंखें बेहद लाल हो रही थीं। एक पल के लिए तो वो उससे बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। अपने बालों में हाथ फेरता वो इधर से उधर चक्कर काटता बहुत ज़्यादा दर्द में था। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आई। सामने ही कामनी सिंह का नंबर चमक रहा था। शौर्य के होठों पर एक तंज भरी हंसी आई और कॉल को स्वीकार किया। स्पीकर पर डालते हुए उसने एक नज़र शिवानी पर डाली थी। कहाँ हो तुम? कहाँ लेकर गए हो मेरी बेटी को? शौर्य सिंह, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, वरना। कामनी जी की गुस्से वाली आवाज़ पर शौर्य को कुछ शांति सी महसूस हुई। आपकी बेटी नहीं, अपनी पत्नी को लेकर आया हूँ, इस बार बहुत शांति से जवाब दिया। बकवास मत करो, अब वो तुम्हारी पत्नी नहीं, उसने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए थे, समझे तुम? शौर्य ने दर्द से शिवानी को देखा, जो बेयकीनी से अपनी माँ की आवाज़ सुनते हुए हैरानी के समंदर में डूब रही थी। आपकी बेटी ने किए हैं साइन, मैंने नहीं, और जब तक शौर्य सिंह के साइन नहीं होते तलाक तो नहीं हो सकता सासू माँ। हर शब्द चबा चबा कर बोलते हुए उसने उन्हें तंग कर दिया था। तुम मुझे मेरी बेटी वापस कर दो, भूल जाएं अब आपको आपकी बेटी वापस मिलेगी। बहुत शौक है ना आपको पति पत्नी के मामलों में घुसने का? आज की रात बीतने के बाद अपनी बेटी से पूछिएगा उसका पति उसके कितने करीब आया था। गरजते हुए कहते शौर्य ने उनकी बात सुने बिना ही कॉल काट दिया और मोबाइल भी ऑफ कर दिया और मुंह मोड़ते हुए गुस्से से शिवानी को देखा, जो अभी भी चुपचाप बस उसे ही देखे जा रही थी, ऐसे जैसे कोई सपना हो। अपनी शर्ट के बटन को खोलते हुए एक कड़ी नज़रों से शिवानी को देखा। शर्ट दूर उछाली तो शिवानी को अपना दिल पसलियों से टूटकर बाहर निकलता हुआ महसूस हुआ। वो अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिल सकी, लेकिन उसका कांपना और डरना शौर्य से छिप न सका। शिवानी के पास आते हुए शौर्य ने उसके बालों वो बुरी तरह तड़प उठी। शौर्य, उसके होठों ने पहली बार अपना नाम सुनते वो जोर से ठिठका था। उसके कांपते होठों को फोकस करते हुए वो अपनी एक हार्ट बीट मिस कर गया और बेख्तियार ही उसके जितनी तीव्रता से वो झुका था, धीरे धीरे उसमें नरमी आ गई थी। शिवानी को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। वो उसकी नरम छुअन भी सहन नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे पीछे हटते हुए वो उसके चेहरे पर फैले गुलाल को देखने लगा। पति पत्नी तो एक दूसरे का वस्त्र होते हैं ना, फिर क्यों बेवजह खुद को और मुझे? बोलो, जवाब दो। मैं तो तुम्हें समय दे रहा था कि तुम संभल जाओ, अपना दिल राजी कर लो, खुद को मेरे लिए तैयार कर लो, लेकिन तुमने मेरी नरमी का गलत फ़ायदा उठाया। वो दुख के साथ बोला था। उस दिन तुम भाग गई थी, इस बात का दुख नहीं उतना शिवानी जितना आज इस बात से हुआ है मुझे। कैसे कह दिया तुमने किसी तीसरे को हमारे बीच की बात? तुम्हें मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरा ख्याल क्यों नजर नहीं आया शिवानी? अब की बार उसका लहजा बहुत टूट चुका था और वो सिसकते हुए रो पड़ी। आप कभी मेरा यकीन नहीं करेंगे। जो मैं कहूँगी आपको झूठ ही लगेगा, इसलिए अब कोई सफाई नहीं दूंगी आपको। वो आंसू रोकते हुए फिर से रो पड़ी। आप जो समझना है वो समझ लें। हाँ, बताया सब मम्मा को, हमारे बीच में डिवोर्स पेपर भी साइन किए। अब खुश? वो हिचकियों के साथ रो पड़ी। शौर्य ने धैर्य से वो सब सुना। शिवानी, एक बात याद रखना, मैं मरते मरते मर जाऊंगा, तुम्हें भी मार डालूंगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम? उसने ये शब्द कड़कते हुए कहा और उसके माथे पर अपने होठों से एक बर्फीला एहसास रखा। फिर उसे वहीं छोड़कर अपनी शर्ट उठाकर बाहर चला गया। शिवानी उसे जाता हुआ देखती रही।
क्या शौर्य सच में मुझसे मोहब्बत? वो खुद से सवालों के ताने बाने बुनने लगी। और मैं भी? अचानक उसकी नज़र शौर्य के मोबाइल पर पड़ी और उसने बढ़कर उसे ऑन किया। अपना मोबाइल तो वह घर ही छोड़ आई थी। शौर्य ने उसे इतना मौका कहाँ दिया था कि वो अपना मोबाइल उठा पाती। शौर्य के नंबर से उसने अपनी माँ को कॉल मिलाई, जो दूसरी बेल पर ही उठा ली गई थी। शौर्य, मेरी बेटी मुझे। मम्मा, दूसरी तरफ से बेटी की आवाज़ सुनकर वो तड़प उठी थी। शिवानी, उसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया बेटा? तुम ठीक हो ना? मम्मा, अभी ठीक हुई हूँ। आप इतनी घटिया चाल कैसे चल गई? आपने धोखे से मुझसे पेपर्स पर साइन ले लिए? क्यों? वो दुखी अंदाज में बोली। शिवानी, मेरी बात सुनो। हमारा शुरू से यही प्लान था। तुम्हें शौर्य से सिर्फ शादी करनी थी ताकि सारी जायदाद। मेरा नहीं, ये आपका प्लान था मम्मा। और मैं उसका न पहले हिस्सा थी और न अब। मैं शौर्य सिंह से अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगी, सुना आपने? बल्कि उनसे अपना रिश्ता और भी गहरा बनाऊंगी अब, जैसा उन्होंने आपको कहा था। आपको बहुत शौक है ना हवा में तीर छोड़ने का। अब आप देखें आपकी बेटी क्या करती है। शिवानी ने दीवाना होते हुए ये कहते हुए कॉल काट दी, जबकि कामनी जी अपना सिर पकड़ कर रह गईं। शौर्य अचानक वापस लौटा था, क्योंकि उसका मोबाइल कमरे में ही रह गया था और वो मोबाइल लेने वापस आया था। और उस वक्त उसने शिवानी के एक एक शब्द को सुना था। मतलब वो किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं थी। शौर्य के दिल से उसके लिए गलतफहमी एक पल में ही खत्म हो गई थी। शिवानी ने आंसू पोंछते हुए शौर्य को देखा और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसकी ओर बढ़ी। मोबाइल उसके हाथ में देते हुए भी आंसू आंखों से बहने लगे थे। शौर्य ने आगे बढ़कर उसके गालों से आंसू पोंछे तो वो सिर झुकाकर रो पड़ी। क्या पता था ये शख्स इस कदर प्यारा हो जाएगा कि उससे अलग होने का ख्याल ही शिवानी को जान से मारने जैसा महसूस करेगा। वो भी दिल ही दिल में शौर्य को चाहने लगी थी, लेकिन इसे व्यक्त नहीं कर पा रही थी। पर आज उसकी गलतफहमी पर वो तड़प ही तो गई थी। अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए वो रो रही थी। शौर्य से उसका इस तरह रोना और अधिक नहीं देखा गया और उसने खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगते ही शिवानी के रोने में और भी तेजी आ गई थी और वो उसकी पीठ सहलाता हुआ उसे शांत कर रहा था। आज उसका अपनी माँ पर भरोसा टूट चुका था। वो खुद न टूट जाए। शौर्य उसे संभालता रहा। शौर्य उसे सीने से लगा उसके बालों को एक तरफ करता उसकी गर्दन पर अपने जलते हुए होंठ रख चुका था और शिवानी पूरी तरह से कांप उठी। अपना रोना भूलते हुए उसने सिर उठाकर शौर्य को देखा। शौर्य की आंखों में मोहब्बत का सैलाब देखकर वो पल भर में अपने पूरे शरीर और आत्मा से कांपी। शौर्य ने उसके माथे पर होंठ रखे तो उसने उसकी छुअन को अपनी आत्मा में उतरते हुए महसूस किया। शिवानी, तुम तो शुरू से ही मेरी थी ना। मोहब्बत नहीं, इश्क किया था तुमसे और तुम कभी समझ ही नहीं पाई। वो उसके माथे से माथा जोड़े आंखें बंद किए बोलता जा रहा था। आपने मुझे कभी एहसास ही नहीं दिलाया। बस मुझे तो यही पता था कि शौर्य सिंह को बहुत गुस्सा आता है। उसी बात से डरने लगी थी। आज वो भी बेखौफ होकर अपने दिल का हाल बता गई। अच्छा, तो चलो आज तुम्हें अपनी मोहब्बत, अपनी दीवानगी, अपने जुनून का एहसास दिलाता हूँ। वो उसके गले से दुपट्टा उतारते हुए एक तरफ रखता उसके निखरे हुए रूप को देखता पल भर में बह गया। शिवानी का सांस गले में अटक गया था। उसकी नज़दीकी का सोचकर उसकी आत्मा भी हल्काने लगी। शौर्य ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया। वो थूक निगलते हुए उसे ही देखे जा रही थी। शौर्य ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसकी आंखें बंद कर दी तो उसने अपना सांस रोक लिया। एक बार फिर वो पूरी ताकत से उसके होंठों पर झुका और उसकी सांसों से खेल गया। वो बेरहम होकर उसकी सांसों को चुराने लगा। शिवानी ने उसे कॉलर से पकड़कर पीछे खींचना चाहा, जो एकदम दीवाना सा हो गया था और उसे अपनी पकड़ में ले लिया था। उसके दोनों हाथों को बहुत आराम से बिस्तर के किनारे उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां डालते हुए वो उसे अपनी दुनिया में खोने लगा। धीमी धीमी सिसकियों की गूंज ने एक अजीब सा सुरूर शौर्य की रग रग में घोल दिया था। दोनों एक दूसरे की संगत में सुकून महसूस कर रहे थे। आज ही तो वो दोनों ये जान गए थे कि अपने हमसफ़र का वस्त्र होने के साथ साथ वो एक दूसरे के दिल का सुकून भी है। 2 महीने बाद कामनी जी ने बहुत कोशिश की कि वो बेटी से मिल सकें, उसे समझा सकें और अपनी तरफ कर सकें, लेकिन उनकी बेटी अब उनके हाथों से निकल चुकी थी। अब शौर्य सिंह के हाथ में उसकी डोर थी। वो शौर्य सिंह के दिल की धड़कन थी, तो शौर्य सिंह ने भी उसे हथेली का छाला बना लिया था। दादाजी और शौर्य उसकी हर तरह के नाज नखरे उठाते थे। दादाजी की किसी बात पर वो खिलखिलाकर हंसी थी कि उसी पल कामनी जी अंदर आती हुई दिखाई दी।
शौर्य ने उनका यहाँ आना बंद करवा दिया था, पर आज वो जबरदस्ती ही अंदर आ गई थी। उन्हें देख शिवानी अपनी जगह से अचानक उठकर खड़ी हुई। उन्होंने आते ही शिवानी को देखा और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। कैसी बेटी हो, इतना समय गुजर गया, एक बार भी माँ से ना बात की ना मुलाकात। क्या माँ इतनी बुरी हो गई? वो दुख से आंसू लिए बोली। सीढ़ियों उतरते शौर्य ने भी उन्हें देखा था, पर चुप रहा। आपने माँ बन के दिखाया का मम्मी? माँ तो बेटियों का घर बसाती हैं, पर आपने तो उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो धीमे लहजे में बोली। आज उन्हें बहुत बड़ी बड़ी सी लगी अपनी बेटी। क्या माँ को माफ़ नहीं कर सकती? वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली तो शिवानी ने रोती हुई आंखों से उन्हें देखा। कामनी जी ने फिर से उसे गले से लगा लिया कि अचानक शिवानी का जी मिचलाने लगा। वो पीछे हटती हुई कमरे की ओर भागी। शौर्य उसके पीछे ही दौड़ा। वो बाथरूम में घुसकर उल्टी कर रही थी। शौर्य ने उसकी पीठ को सहलाया और उसके चेहरे को पानी से साफ करते हुए अपनी तरफ मोड़ते हुए उसके थके हुए शरीर को अपने साथ लगा लिया। तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज़ में चिंता थी। वो आंखें बंद की उसकी बाहों में और गहराई से समा गई। शौर्य ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए बाहर बिस्तर पर ले आया। मैं डॉक्टर को फ़ोन करूं? वो उसे बिस्तर पर लिटाकर पीछे हटा कि शिवानी ने उसे रोक दिया। मैं ठीक हूँ। उसके चेहरे पर एक बहुत सुंदर सी मुस्कान थी। शौर्य उसकी हालत पर बेहद परेशान था, इसलिए बिना उसकी कोई बात सुने उसने डॉक्टर सामिया को कॉल किया, जिन्होंने आते ही कुछ देर बाद उन्हें छोटे मेहमान के आने की खुशखबरी सुना दी। सिंह हवेली में एकदम से खुशियों की लहर दौड़ गई। दिग्विजय सिंह ने तुरंत मिठाई का ऑर्डर दे दिया। शौर्य तो अपनी पत्नी के कदम जमीन पर ही नहीं पड़ने दे रहा था। अपनी बेटी के लिए उन लोगों का इतना प्यार देखकर कामनी जी भी शर्मिंदा हो गई और उनसे अपने किए की माफ़ी मांग ली। इतनी बड़ी खुशी की खबर पर सभी ने एक दूसरे के लिए अपने अपने दिल साफ करते हुए एक दूसरे को माफ़ कर दिया था, और सबने यही समझा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि मोहब्बतों से दिल में एक सुकून पैदा होता है। दोस्तों, आप लोग मेरी कहानी सुनते हैं बट लाइक और कमेंट नहीं करते। आपको पता है मुझे कितना दुख होता है, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं आपके लिए रोज़ स्टोरी लेकर आती हूँ और जब मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होने लगता है। तो प्लीज़ दोस्तों, अपनी राय ज़रूर दिया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहा करें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए प्यारी प्यारी स्टोरीज़ लेकर आती रहा करूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई स्टोरी के साथ।